राधे राधे भाई सभी को। अपन के इकोनॉमिक्स पढ़ रहे थे और इकोनॉमिक्स में अपना बैंकिंग का टॉपिक चल रहा था। उस बैंकिंग का जो पिछला लेक्चर था उसमें हमने कुछ एक्टों के बारे में पढ़ा, जैसे कि सरफेसी एक्ट क्या होता है, सिडबी एक्ट क्या होता है, आईवीसी कोड क्या होता है ना, इनके बारे में पढ़ा। किस प्रकार से एनपीए की समस्या का समाधान करने के लिए जो केंद्र सरकार है वह नए नए कानून बनाती है ना। इसके अलावा कुछ और प्रयास किए गए हैं ना। देखो, कुछ एजेंसियां हैं जो बेड लोन होता है, यानी कि ऐसी राशि जो बैंक के द्वारा किसी कस्टमर को दी गई है, लेकिन उस राशि को कस्टमर के द्वारा चुकाया नहीं गया, तो वो किसके अंतर्गत आती है? एनपीए के अंदर आती है, नॉन परफॉर्मिंग असेट्स। इसके बारे में अपन बात कर चुके हैं, मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, है ना। आज अपन पढ़ेंगे पारा। ये क्या है, ये चीज़ समझो। देखो, इसकी फुल फॉर्म की बात करूँ तो इसकी फुल फॉर्म होती है पब्लिक सेक्टर रिकंस्ट्रक्शन एजेंसी, है ना। ये एक तरीके से एक संस्था है ना। बात आए समझ में। अब ये संस्था किस प्रकार की, ये चीज़ समझने की। देखो, ये होता क्या है कि जैसे जैसे बैंक के पास एनपीए बढ़ता है ना, यानी कि ऐसी राशि बढ़ती है जो वापस नहीं आई है कस्टमर से, तो इससे तो क्या, बैंक को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, बैंक तो इससे उभर ही नहीं पाएगी। तो क्या करती है, कुछ ऐसी एजेंसियों की स्थापना की जाती है कि जो बैंक के पास एनपीए है, यानी कि ऐसी धन राशि है जो अभी वापस नहीं आई है, उसको ये किसी दूसरी एजेंसी को बेच देते हैं, है ना। उस एनपीए की राशि को, उस दबावग्रस्त राशि को, उस दबावग्रस्त परिसंपत्तियों को किनको बेच देते हैं? इस प्रकार की एजेंसियों को बेच देते हैं। बेच देने के बाद क्या होता है कि ये एजेंसी जिस कस्टमर से लोन लिया है उस कस्टमर से बात करती हैं, उस कस्टमर से वहाँ से ऋण वसूलने का काम करती हैं ना। तो ये बेसिकली क्या होता है, इन कंपनियों में बेड लोन बेचे जाते हैं ना। अब बेड लोन क्या होता है? बेड लोन यानी कि ऐसे लोन जो कंप्लीट नहीं हुए, यानी कि जिनकी राशि वापस नहीं आई है। तो बैंक क्या करती है, इन बेड लोनों को किनको बेच देती है? पब्लिक सेक्टर रिकंस्ट्रक्शन एजेंसी इनको बेच देती है। उसके बाद ये एजेंसियां होती हैं ना, ये उस पैसे को इकट्ठा करने का प्रयास करती हैं, उस लोन को वापस लाने का प्रयास करती हैं। ठीक है, इतनी सी बात है, समझ। अच्छा, इस प्रकार की बैंकों को ये कौन नाम दिया जाता है? कौन सी? बेड बैंक। क्या नाम दिया जाता है? बेड बैंक, है ना। अब बेड बैंक क्यों कहते हैं? क्योंकि ये बेड लोन को क्या है कि इकट्ठा करने का प्रयास करती हैं, इसलिए इनको क्या बोल देते हैं? बेड बैंक भी बोल देते हैं। ठीक है, आई थिंक आपको ये बातें समझ में आएंगी। पारा, अब इससे देखो फ़ायदा क्या हुआ। इससे फ़ायदा ये होता है कि जब जो बैंक है वो जब ये एनपीए की राशि को दूसरे को बेच देगी कि भाई ठीक है, हम तेरे को बेच देते हैं, तो उनको पैसा दे दे, बदले में फिर तो कहीं से भी जिस भी प्रकार से तेरी व्यवस्था बने, तो उस प्रकार से एजेंसी से कहते हैं, तो जिस प्रकार से तेरी व्यवस्था बने उस लोन को वापस ले ले, है ना। अब ये वापस लेने की जो उसमें अब इसको एजेंसी को भी तो फ़ायदा होना चाहिए। अब होता क्या है कि जब एजेंसी के फ़ायदा करने के लिए ना, जिस व्यक्ति को लोन दिया है उससे या तो जो रकम वसूली जाती है ना, उसका कुछ प्रॉफिट ये रखती है। कौन? ये एजेंसियां रखती हैं जो बेड लोन खरीदने का काम करती हैं, क्योंकि भाई इनका भी तो खर्चा चलना है ना, ये अपना घाटा नहीं क्यों खाएंगे, है ना। अब होता क्या है कि जब बैंक होती है, यदि वो एनपीए बेच देगी ऐसी बैंकों को, तो बैंक का क्या है, थोड़ा दबाव कम हो जाता है। बैंक की क्या है, थोड़ी साख बनी रहती है ना। बैंक को ऐसा नहीं लगता कि यार अपन डूब जाएंगे, क्योंकि बैंक की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि भाई वो लोन तो दे देती है लेकिन लोगों को पैसा नहीं आता। अब बैंक ने क्या सोच रखा है कि भाई अच्छा पैसा नहीं आ रहा, तो ये मतलब वो कि एनपीए में आ गया, एनपीए के अंदर आ गया, तो उसको हम पारा के अंदर बेच देंगे, एजेंसियों को बेच देंगे। बाद में ये कहीं से भी जिसको लोन दिया है उनसे ऋण वसूलती रहेंगी, अपन ने तो बेच दिया। तो यहाँ की पूरी ओवरऑल बात कहने की ये है कि जिस भी बैंक को बेचा जाता है ना, बैंक जब बेचती है इसको, है ना, एनपीए को, बेड लोन को, तो उससे क्या ओवरऑल बैंक को ही फ़ायदा होता है। क्योंकि इस बीच में क्या होता है कि जो बैंक है वो पूरी तरीके से दबाव मुक्त हो जाती है ना। तो इसलिए इन कंपनियों की स्थापना की जाती है। अब इस कंपनियां क्या करती हैं, 4R स्कीम चालू करती हैं ना, जैसे 4R स्कीम। अब इस स्कीम के तहत क्या क्या होता है ये चीज़ समझने के। देखो, सबसे पहले किस तरीके से काम करती है ये। देखो, पहले R का मतलब होता है रिकॉग्नाइजेशन। को क्या होता है? रिकॉग्नाइजेशन है। रिकॉग्नाइजेशन यानी कि पहचान करना। सबसे पहले ये पहचान करती हैं उस कस्टमर की जिससे लोन लिया था बैंक ने, ठीक है। सबसे पहले उसकी पहचान की,
दूसरे आर का मतलब होता है रिकैपिटलाइजेशन। क्या है? रिकैपिटलाइजेशन, कैपिटलाइजेशन है ना। अब रिकैपिटलाइजेशन इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं पुनर्पंजीकरण, है ना। तो इसके बाद अब पुनर्पंजीकरण क्या होता है उसके बारे में अभी और डिटेल में बात करेंगे अपन, है ना। जो तीसरा आर है इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है रिफॉर्म। क्या होता है? रिफॉर्म, रिफॉर्म, है ना, रिफॉर्म। और जो चौथा आर होता है इसका मतलब होता है रिसोल्यूशन, है ना। रिसोल्यूशन एक ही बात है ना। देखो 4 आर होते हैं। 4 आर स्कीम के तहत काम होता है। पहले रिकॉग्नाइजेशन यानी पहले पहचान की जाती है, उसके बाद रिकैपिटलाइजेशन किया जाता है, पुनर्पंजीकरण किया जाता है, रिफॉर्म किए जाते हैं, कुछ बदलाव किए जाते हैं, उसके बाद रिसोल्यूशन मतलब क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं, क्या समाधान हो सकते हैं, इस चीज़ पर बात की जाती है ना। अब देखो क्या क्या कैसे कैसे काम करेगी कंपनी। देखो मान लीजिए जो एजेंसी है उसने बेड लोन खरीद लिया बैंक से। अब बैंक किस प्रकार से काम करेगी ये वाली, है ना, ये एजेंसी किस प्रकार से, सबसे पहले जिस व्यक्ति से लोन लिया है उस व्यक्ति की पहचान करेगी, है ना। उस पहचान कर ली। पहचान करने का क्या होता है कि जो रिकैपिटलाइजेशन है, ये रिकैपिटलाइजेशन क्या होता है, पुनर्पंजीकरण क्या होता है, इस चीज़ को समझिएगा कि जब बैंक के पास एनपीए की मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाती है, यानी दबावग्रस्त परिसंपत्तियाँ बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, लोन तो बैंक ने दे दिया लेकिन चुकाया नहीं है, तो बैंक तो बहुत ज़्यादा डूबने की कगार पे आ जाती है। तो इस डूबने की कगार से बचाने के लिए ही जो आरबीआई है वह कुछ अतिरिक्त पैसा देती है। किसको देती है? बैंक को देती है, ताकि वह सर्कुलेशन बना रहे, ताकि वह अपने स्थायित्व को बनाए रखे। इसलिए जो आरबीआई होती है वो रिकैपिटलाइजेशन करती है। किसका करती है? बैंक का करती है, ठीक है। उसके बाद रिफॉर्म। अब ये एजेंसियाँ क्या करती हैं? उसका रिफॉर्म करती हैं, यानी कि कुछ अपनी नीतियों में बदलाव लाती हैं। अब भाई जिस व्यक्ति ने, जिस कस्टमर ने पैसा नहीं चुकाया उससे बात तो करेंगे, भाई तूने पैसा क्यों नहीं चुकाया, क्या कोई कमी रह गई है क्या फिर कोई ऐसा कारण है, जैसे कि मान लीजिए यदि कोई किसान हुआ तो काश उसकी हो सकता है फसल उजड़ गई हो इसलिए पैसा नहीं चुका पाया हो, या फिर कुछ ऐसा हो सकता है किसी स्टार्टअप वाले को या कहीं के छोटे मोटे व्यापारी को लोन दिया हो वो नहीं चुका पाया हो, उसका फ़ायदा नहीं हुआ इसलिए, प्रॉफिट नहीं हुआ हो इसलिए नहीं चुका पाया, तो कुछ नीतियों में परिवर्तन किए जाते हैं। उसके बाद रिसोल्यूशन, यानी समाधान क्या हो सकता है? समाधान क्या हो सकता है? भाई ठीक है तेरी टाइम डेट और बढ़ा देते हैं, ठीक है यार तेरे को लगता है तेरे की जो ब्याज रेट थी, इंटरेस्ट रेट थी वो ज़्यादा थी, उसको कम कर देते हैं। तो इस प्रकार से 4R स्कीम के तहत ये अपना काम करती हैं ताकि ये आसानी से इस चीज़ को कर सकें, ठीक है। आई थिंक आपको ये बात समझ में आई होंगी, है ना। अब ये और शब्दावली आती है इसमें, कौन सी? प्रोविजनिंग राशि। कौन सी? प्रोविजनिंग राशि। अब ये प्रोविजनिंग राशि क्या होती है इस चीज़ को समझिएगा। देखो जब बैंक को लगता है कि यार उसके पास दबावग्रस्त परिसंपत्तियाँ ज़्यादा हो गई, उसके पास ऐसा पैसा ज़्यादा हो गया है जो लोन में ज़्यादा दिया था लेकिन अभी आया नहीं है, तो जो आरबीआई है वो उसको निर्देश देती है, किसको? बैंक को, कि भाई तेरे को ना कुछ एक्स्ट्रा में पैसा रखना है, नहीं तो डूब जाएगा ना, तो उसके बाद तेरे की राख संभाल करने वाला कोई है नहीं है, इसलिए तेरे को कुछ पैसा पहले से ही संभाल के रखना है ना। एक्स्ट्रा पैसा जो अपने लाभ का जितना भी तू कमा रहा है उसकी एक्स्ट्रा राशि को संभाल के रखनी, उसी को क्या बोलते हैं? प्रोविजनिंग राशि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसी को प्रोविजनिंग राशि बोलते हैं, ठीक है। तो आई थिंक ये आपको बातें समझ में आई होंगी, है ना। इसके साथ एक और कॉन्सेप्ट है जो आपको समझना है। क्या कॉन्सेप्ट है? वो कॉन्सेप्ट है CAR और C, है ना। अब देखो अपन बात करते हैं क्या है। तो देखो एक और कॉन्सेप्ट है। क्या कॉन्सेप्ट है? वो है CAR, है ना। इसको बोलते हैं कैपिटल एडिक्वेंसी रेशियो। इसको एक और बोलते हैं CRAR, है ना। इसको क्या बोलते हैं? कैपिटल रिस्क एडिक्वेंसी रेशियो। अब ये एक तरीके से अनुपात होता है ना। अब ये अनुपात किस चीज़ का होता है ये चीज़ समझने की है। अब देखो जैसे कि कोई बैंक है, उस बैंक में टोटल पैसा रखा होगा कुछ ना कुछ, तो यहाँ आती है ऊपर आती है कुल पूंजी, है ना। अब ये अपन रेशियो निकालेंगे तो रेशियो में भाग जाएगा, ये होती है कुल पूंजी, है ना, यानी कि उस बैंक के पास कितना पैसा है। उस पैसे के बाद अपन ये देखेंगे कि ये जो बैंक है उस बैंक में कितनी दबावग्रस्त परिसंपत्तियाँ। दबावग्रस्त परिसंपत्तियों का मतलब क्या होता है कि भाई उसमें एनपीए की मात्रा कितनी है ना, यानी कि ऐसी राशि जो बैंक ने लोन में तो दे दी लेकिन वापस नहीं आई है। एक ऐसी राशि जो सरकार बैंक ने लोन में दी हुई है यानी कि ऋण की, है ना, वो चीज़ें भी इसके अंतर्गत आएंगी। तो जो भी
बैंक ने पैसा दिया है बाहर मार्केट में दिया है उस चीज़ को लिखा जाएगा नीचे, नीचे उसको लिखा जाएगा और ऊपर कुल पूंजी को लिखा जाएगा। और ये क्या होता है, ये अनुपात होता है। क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं कैपिटल एडिक्वेंसी रेशियो और इसको बोलते हैं कैपिटल रिस्क एडिक्वेंसी रेशियो। ठीक है, तो आई थिंक ये आपको बातें समझ में आई होंगी, है ना। अब इसके बाद अपन बात करते हैं। देखो अब यदि मैं बात करूं कि भाई इस अनुपात को अपने को कम करना है, इसको कम करना है अनुपात को, तो क्या करना पड़ेगा, इसको बढ़ाना पड़ेगा। यानी कि जो एनपीए है और जो ऋण की राशि है उसको बढ़ाना पड़ेगा, तभी ये अनुपात कम होगा, है ना। अब एक चीज़ ध्यान रखिए, और यदि मैं कहूँ कि भाई इस अनुपात को यदि आपको बढ़ाना है तो इस चीज़ को अपने को कम करना पड़ेगा, है ना। अब यहाँ से क्या रिजल्ट निकल रहे हैं ये चीज़ समझनी है। देखो यदि CAR में यदि वृद्धि होती है, यदि इसमें वृद्धि होती है, इंक्रीमेंट होता है, कि जो एनपीए है उसमें क्या करनी पड़ेगी, कमी करनी पड़ेगी। अब एनपीए में कमी करनी पड़ेगी, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि बैंक को लोगों को पैसा कम देना पड़ेगा, है ना। बात है यहाँ पे समझ। अगर बैंक लोगों को पैसा कम देगी, लोन कम देगी, तो जो बैंक की साख है वो गिरेगी कि नहीं गिरेगी, बैंक को प्रॉफिट भी कम होगा। तो ओवरऑल यदि ये चीज़ आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि भाई कौन सी चीज़ बढ़ेगी तो क्या होगा, यदि आपकी जो CAR यदि अनुपात आपका बढ़ रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो एनपीए है या ऋण और जो भी चीज़ है जो बैंक के लिए रिस्क का काम करते हैं उनमें कमी करनी पड़ेगी, है ना। अब इससे क्या होगा, यदि एनपीए कम होगा तो मतलब कि जो बैंक है वो रिस्क कम लेने का प्रयास कर रही है। अब जब बैंक रिस्क कम लेने का प्रयास कर रही है तो बैंक को प्रॉफिट भी कम होगा, है ना। तो ओवरऑल ये जो आपको शब्दावली है ये आपको याद रखनी है, क्योंकि कई बार ये एग्जामों में आती है ना। तो आई थिंक ये मेरा छोटा सा प्रयास था और आज अपना जो बैंकिंग का टॉपिक है ना वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक, तो आई थिंक ये पूरा टॉपिक आपको समझ में आया होगा। यदि नहीं समझ में आया तो एक बार पुनः दोबारा से क्लासें ले लें, 1 से लेकर 6 तक जितनी भी अपने इसके लेक्चर हुए, है ना। आई थिंक आपको ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।